नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए क्योंकि बीएमसी का चुनाव अब सामने है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में इन नेताओं ने देखा कि क्या अस्तित्व, इनका राजनीतिक अस्तित्व महाराष्ट्र में बचा है, उसकी वजह से इन्हें गठबंधन बनाना पड़ा है। लेकिन अब जो देवेंद्र फडणवीस ने फैसला लिया है, हालांकि महाराष्ट्र में भाषा का विवाद छेड़कर इन लोगों ने सोचा था कि महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे, बीजेपी के खिलाफ करेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो फैसला लिया है उसके बाद अब आकलन यह किया जा रहा है कि इन दोनों के साथ आने से और देवेंद्र फडणवीस के फैसले से महाविकास आघाड़ी को इस बीएमसी के चुनाव में और भविष्य में कितना नुकसान होने वाला है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल है सर, बिल्कुल जी, महाविकास आघाड़ी अब कहां पहुंचने वाली है, मतलब कितने गर्त में जाने वाली है? देखिए, महाविकास आघाड़ी के पार्टनर कौन कौन थे? कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे। एनसीपी शरद पवार, उद्धव ठाकरे शिवसेना, हाँ ये तीनों थे जी। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी से निकलकर आते हैं तो ताकत किसकी कम होती है? उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाड़ी की। नहीं, महाविकास आघाड़ी की ना, मान लिया 3 दल हैं जी, एक दल अगर बाहर आ गया उससे तो बाकी तो 2 ही दलों की ताकत बची है। ठीक है, मतलब ताकत तो महाविकास आघाड़ी की कम हुई है, पहली बात। दूसरी बात, एमवीए के विरोध में ये टीटीए खड़ा हुआ है, ठाकरे अलायंस। अच्छा, ये ठीक है, मैं दोनों ठाकरे को मैंने बना दिया एक साथ, टीटीए है वो। ये ठाकरे अलायंस जो बना है, वो ठाकरे अलायंस क्या इससे पहले बीजेपी के साथ था? नहीं। ये ठाकरे अलायंस वोट किसका काटता था? बीजेपी का वोट था, हिंदुत्व का वोट काटता था। तो अगर ये लोग महाविकास आघाड़ी से अलग होकर अपना गुट बनाएंगे तो 3 तरफ बटेगा वोट, जिसमें एनडीए इंटैक्ट है, जहां वो था वहीं है, ना कोई पार्टी इधर गया ना उधर गया, ना विधायक इधर गए ना उधर गए, तो उसका अपना इंटैक्ट है। डिस्टरबेंस कहां हुआ? तो शरद पवार को नुकसान या कांग्रेस को नुकसान, यही हो सकता है ना। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, आपने कही भाषा विवाद को लेकर बड़ा इनको वोट मिलेगा। ये मराठी इशू को लेकर लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं ना मराठी इशू को लेके। मुंबई में मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन कितना? बीएमसी के इलेक्शन से मैं शुरू करता हूं, कितना? 16%। और गैर मराठी कितना? बाकी तो वही 84%। हाँ। तो अगर इनके मराठी के चक्कर में बाकी गोल बंद हो गए दूसरे तरफ, तब क्या होगा? खतरा ही खतरा। चलिए तो उसमें से मैं मान भी लेता हूं कि मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। मैं उन 84% में से सिर्फ 50% हिंदू जो गैर मराठी स्पीकिंग है, अगर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तरफ गोलबंदी शुरू कर दी, क्योंकि काउंटर पोलराइजेशन भी होता है, ऐसा नहीं कि मराठी एकजुट होंगे। जब ये मार रहे हैं तो सामने वाला भी एकजुट होगा। और यूपी, बिहार, गुजराती, मारवाड़ी अगर एकजुट हो गए ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि पैसा भी इन्हीं के पास, संख्या भी इन्हीं के पास और पॉलिटिकल क्लाउड भी इन्हीं के पास। समझ रहे हैं? ठीक है। और तीसरी बात, महाराष्ट्र की राजनीति, वो भी मैं बता रहा हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में ये उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, राज ठाकरे, सबका मिला के इनका पकड़ पता है 6 संभाग है महाराष्ट्र में। मैं चूंकि महाराष्ट्र में रहा हूं, सब पता है। 6 संभाग में से सिर्फ मुंबई संभाग, नासिक संभाग और कोंकण, इन तीनों के अलावा पूरे महाराष्ट्र में कहीं ठाकरे और शिवसेना नहीं है। कोई भी शिवसेना बाला साहब ठाकरे की भी नहीं थी। वो क्या करते थे कि बाकी इलाकों से बीजेपी जो वोट लाती थी और मुंबई, नासिक और कोंकण का वोट जो इनका जुड़ता था, उससे सरकार बनती थी। और अब तो मुंबई, नासिक और कोंकण में भी बीजेपी ने इनरोड्स बनाए हैं। नारायण, इनके सब बड़े बड़े नेता जो है ना इस इलाकों के, संजय निरुपम मुंबई देखता था, वो आज बीजेपी में। सिंधुदुर्ग जिला नारायण राणे देखते थे, वो बीजेपी में। उस वक्त रत्नागिरी जिला, मैं कोंकण की जिले गिना रहा हूं, कोंकण जिला सुरेश प्रभु देखते थे, वो बीजेपी में। इनके पास नेता कहां रह गए? छगन भुजबल नासिक देखते थे, वो आ गए एकनाथ शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे कह रहे अजीत पवार के साथ। तो सारे तो छत्रप इनके आ गए हैं इंडिया की तरफ। तो जो गढ़ है वो भी दरक गया और बाकी है नहीं। और मुंबई में जिस तरह, ठीक है करे ना मराठी,
और कर ले दुश्मनी। देखते हैं, बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है ना, बिल्कुल ज्यादा दूर तो है नहीं। बिल्कुल। और पंकज जी, पारंपरिक रूप अपनी से बात को हमेशा जारी शिवसेना रखिएगा। अच्छा प्रदर्शन करती रही है। हाँ, अपनी बात को जारी रखिएगा, लेकिन बीच में एक चीज जोड़ दीजिएगा कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान किया कि ये जो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी है वो महाराष्ट्र में लागू नहीं होगी, वो इसको देखिए, ये काउंटर पोलराइजेशन इन लोगों का है, वो किस हद तक जाता है फिर बीजेपी के पक्ष में? नहीं नहीं, देखिए मैं बताऊं, गैर मराठी भाषियों को, उनको आप जो कर्नाटक से आए हैं वो कन्नड़ पढ़ लेंगे अलग लैंग्वेज के रूप में, जो यूपी बिहार से गए हैं वो हिंदी पढ़ लेंगे, जो गुजरात से गए हैं गुजराती पढ़ लेंगे, जिस राज्य से जो है वो अपना एक लैंग्वेज ले लेगा ऑप्शनल। समस्या उनके साथ नहीं है कि वापस लो या पॉलिसी अपनाओ, वो तो ऑलरेडी जो पढ़ रहे थे वो पढ़ेंगे, और उनको अच्छा है कि अपने स्टेट का लैंग्वेज भी पढ़ने को मिल जाएगा। प्रॉब्लम इस बात को लेके है कि इन लोगों ने ये अफवाह उड़ाया है कि जबरदस्ती हिंदी पढ़ा रहे हैं। हाँ, जबकि जबरदस्ती हिंदी नहीं पढ़ाया जा रहा था, वो ऑप्शनल था। और ये ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी पूरे देश में नई शिक्षा नीति के तहत लागू की गई है। आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आपको कोई जबरदस्ती कोई मराठी पढ़ने बोल रहा है क्या? नहीं। 3 लैंग्वेज लेना है, कोई भी ले लूंगा मैं। कोई विदेशी बिहार भाषा में सीख रह रहा लो है, ना, उसमें क्या दिक्कत अच्छा है? एक बात, नहीं नहीं, उसमें इंडियन लैंग्वेज सीखना है, उसमें से कोई सा भी 3 इंडियन लैंग्वेज लेना है। अच्छा, कोई भी तीन आपको ले लेना है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे झारखंड में जो बच्चे हैं स्वेच्छा से अपना कोई लैंग्वेज ले रहे हैं जो स्थानीय उनकी है, या बंगाली या बिहार का कोई ये ले रहे हैं। हो रहा है, कहां यहां झगड़ा है? नहीं, जबरदस्ती थोड़ी कोई कह रहा है। महाराष्ट्र में ही है, बाकी कहीं नहीं है। ना ना ना, इन लोग राजनीतिक झगड़ा है ये, वही। और पब्लिक सपोर्ट नहीं है। मैं तमिलनाडु के बारे में बोलता था ना कि टीएमके के पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, आखिर वो क्यों बैक ट्रैक कर गए उससे? उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया विधानसभा चुनाव के पहले? अरे आजकल की पब्लिक होशियार है भाई। मेरा जो बच्चा है ना, मैं चाहूंगा कि ऐसी भाषा पढ़े जिसमें उसको रोजगार मिले। पता है अंग्रेजी और हिंदी में रोजगार है, बड़ा होके करना तो अंत में नौकरी है ना, उसी के लिए पढ़ रहा है ना, या बिजनेस करना है ना। एक बिजनेसमैन को अगर अपने राज्य की भाषा के अलावा 2 और भाषाएं आती है तो उसके बिजनेस में सुविधा होगा। अगर नौकरी करने वाले को हिंदी अंग्रेजी का बढ़िया से ज्ञान है तो वो नौकरी में एक्सेल करेगा। और मैं बताता हूं, इन लोग इतने फ्रॉड लोग हैं, इतने फ्रॉड हैं कि जाके पता कीजिए कि इस परिवार के बच्चे कहां पढ़ के आए हैं। मैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के परिवार के बच्चों को बोला, पूछिए ये अमित ठाकरे और ये आदित्य ठाकरे कहां पढ़ा है? सीबीएसई स्कूलों में। और लैंग्वेज क्या लिया? इंग्लिश, हिंदी या फ्रेंच। ये आदित्य ठाकरे, मैंने खुद का बच्चा अंग्रेजी या हिंदी पढ़े सीबीएसई में। और जो बेचारे गरीब के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मराठी आनी चाहिए ताकि उनको नौकरी नहीं मिल सके, और ये रह जाए जमींदार और वो रह जाए इनके तहत मातर। किसको नहीं प्राउड है मराठी भाषा पे? भारत की हर भाषा पे गर्व है, क्योंकि हर भाषा खूबसूरत है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे अपने राज्य की भाषा आपको सिखानी होगी कि चलिए आप भोजपुरी, मगही, मैथिली सीखिए, तो क्या करूंगा? आपका कॉलर पकड़ूंगा? ये तरीका है सिखाने का? वो तो नहीं होगा। खैर, भाषा विवाद पर हम कोई नहीं लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अब महायुति को कितना राज फायदा है ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी? महायुति, मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई में बहुत सारे, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई, रहना खाना वहां सब किया है, सब कुछ। 8 साल मुंबई में काम भी किया, पढ़ाई भी सारी वहीं से की। देखिए, जब जब ये भाषा का विवाद उठा है तब तक शिवसेना की सीटें घटी है हमेशा। और यही घटती हुई सीटों से चिंतित होकर बाला साहब ठाकरे ने लैंग्वेज छोड़कर हिंदुत्व ब्रॉडर स्केल अपनाया था ताकि सक्सेस मिल सके, और तब जाकर वो सक्सेसफुल हुए थे। इन लोगों ने क्या किया कि अपना दायरा कम कर लिया। सारे हिंदू इनके साथ होते, अब सिर्फ मराठी हिंदू इनके साथ होंगे। और अगर इन्होंने ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड लिया तो काउंटर पोलराइजेशन होगा। मैं मीरा भाईंदर में, जहां मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहां बात कर रहा था जहां यह घटना हुई है। वो कह रहे थे कि शिवसेना को हराने के लिए जहां जो कैंडिडेट पॉसिबल होगा, पर प्रांतीय लोग, जो गैर मराठी लोग हैं, वो उसको वोट देंगे। अब देखिए खेला इनका। देखिए, जब आप एग्रेसिव होते हैं ना तो काउंटर एग्रेशन भी होता है। आपको क्या लगता है सिर्फ दुकानें बंद करके जो मार खाए वो चुपचाप रह जाएगा? और आप 16% हो मुंबई में, अगर वो एग्रेसिव हो गए तो क्या होगा?
परिणाम गंभीर हो सकते हैं और फिर लोगों के लिए। इन्होंने आज तक सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, बिहार से जाने वाले गार्ड मजदूर को, जाए ना मुकेश अंबानी को बोले ना कि बोलो मराठी, तब समझे ना। जाए बॉलीवुड एक्टर को बोलो, सब अलग अलग राज्य से आया है काम करने, बोलो कि तुमको मराठी बोलना पड़ेगा। कल ही तो निरहुआ बोल रहे थे कि नहीं बोलेंगे, क्या कर लेगा ये निरहुआ ने कहा है। तो खाली गरीब पर तुम्हारा ताकत चलता है, जो बेचारा ठेला लगा रहा है और जो मजदूरी कर रहा है, और जो पैसे वाले अबू आदमी आ जाएगा और जो बॉलीवुड एक्टर खड़ा हो जाएगा, बिजनेसमैन खड़ा हो जाएगा दुम दबा के अंदर घर में, यही तुम्हारी दादागिरी है। और ऐसे जीतोगे मुंबई का दिल? नहीं, ऐसे तो नहीं जीता जाएगा। खैर सब समझते हैं उनको क्या। और देखिए मराठी भी बेवकूफ नहीं है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के लोग इतने जाहिल हैं कि इनके ये कहेंगे और इनके पीछे भीड़ बना के चल जाएंगे? नो नो। मुंबई में रहने वाले महाराष्ट्रियन काफी महीन जहीन साहित्यकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन को, वैसे महाराष्ट्रियन को ये टारगेट कर रहे हैं जो बेचारा बेरोजगार लड़का हो किसी का। हाँ बिल्कुल, ये वही लोग हैं जो स्लम्स में रह रहे हो, 10-20 लोग जो वही एग्रेसिव है, इन्फ्लुएंस टाइप होते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल पंकज अच्छा जी, क्या जी अंतिम बात में बोल रहा, ये राज ठाकरे को डर नहीं लग रहा है? ये डर नहीं लग रहा है तो क्या बोल रहा था कल पता है इसी सभा में कि मारना पर वीडियो मत बनाना। काहे नहीं बनाना भाई? क्यों डर रहे हो? बनाओ ना वीडियो। राज ठाकरे अपने बेटे को नहीं चुनाव जितवा पाए, क्या इस विवाद से पूरे महाराष्ट्र ये दोनों कर लेंगे? ये दोनों भाई अपने बेटे के लिए एक साथ आए हैं। इनका तो जो होना था बंटाधार हो गया। इनकी चिंता यह है कि आदित्य ठाकरे 75 तरह के घपले घोटाले में फंसा हुआ है, मीठी नदी घोटाले से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक। और अमित ठाकरे जो राज ठाकरे का बेटा है वो एक चुनाव तक नहीं जीत सका। तो शायद हम आ जाएंगे तो अपना बेटा कम से कम करियर बन जाएगा, और कोई कारण नहीं है। महाराष्ट्र और कहां है इनके एजेंडे में? कहीं नहीं है सर। अगर होती तो फिर ये जो है ये छोटी तरीके की हरकत करने की जरूरत थोड़ा ही ना पड़ती इन लोगों को। बाकी देवेंद्र फडणवीस की मुंबई में रहने वाले पैसे, मुंबई में रहने वाले पैसे वाले लोगों के पास जाए जो कि मराठी नहीं बोलते, जाए। उसी मीरा भाईंदर में ठाकुर मॉल खोल के बैठा हुआ है, जाए उनको बताए उनके मालिकों की मराठी बोलो, गाड़े उठा के फेंक देगा इन लोगों को। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, जितना सेंसिटिव ये मामला था इनकी सभा के बाद ये हुआ, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया, क्या वो तरीका सही था? कितना कारगर साबित रहा? बिल्कुल 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 सही तरीके से टैकल किया। चुपचाप ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को आके ठीक है, और उसके बाद कानून सम्मत बात की कि देखिए मराठी से हमें भी प्यार है जी। ऐसा नहीं है कि मराठी खराब भाषा है या गर्व नहीं है, अभिमान नहीं है, लेकिन ये मारपीट करना अनुचित है। आप किसी का कॉलर पकड़कर मराठी नहीं बुलवा सकते। तो ये स्टैंड बहुत जो सभ्य लोग हैं, शरीफ लोग हैं, महाराष्ट्रियन हो, गैर महाराष्ट्रियन हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो। आज तो मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र में एक बेचारी कन्नड़ बैंक कर्मचारी है, उस महिला है, और बेचारी को कन्नड़ आता है, अंग्रेजी आती है, हिंदी भी टूटी फूटी बोलती है। अब उसको कह रहा है कि तुम मराठी सीखो। अब वो बेचारी नौकरी करने आई है कुछ दिनों के लिए। ऐसे थोड़ी ना बिहेव किया जाता है। बिल्कुल, अकेली महिला को 4 गुंडे घेर के, महाराष्ट्र की जनता भी समझती है और देश की जनता भी समझती है। भले बीएमसी चुनाव के लिए ये सारी साजिश रची गई हो, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सेंसिटिव मामले को हैंडल किया है, वो वाकई में उसने एक बड़ा विवाद महाराष्ट्र में होने से बचा लिया। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आपने ये जानकारी दी कि काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। महाविकास आघाड़ी को इस गठबंधन से, ठाकरे के गठबंधन से बीएमसी के चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये तो फिल्म अभी शुरू हुई है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।